दिन भर 26 मई बुधवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर किसान संगठनों ने मनाया काला दिवस। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की संख्या हुई कम। यहाँ पे कोई शौक से नहीं बैठे हुए जैसे कोई मेले में चला जाता है। ये कोई मेला नहीं है, ये आंदोलनकारी अपनी जान हथेली पे रखे हुए बैठे हुए हैं और मजबूरी के अंदर बैठे हुए हैं। चक्रवाती तूफान यास के कारण पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। सरकार के नए नियमों के खिलाफ व्हाट्सएप ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। व्हाट्सएप का कहना है कि लोगों की चैट को ट्रेस करने का काम न केवल असंवैधानिक है बल्कि लोगों के निजता के अधिकार का हनन भी है। और सुनिए साप्ताहिक अंक दुनिया जहान सब विस्तार से। स्वागत अभिनंदन सभी श्रोताओं का हर दिन की तरह आज भी ये कार्यक्रम अब से कुछ देर पहले घर से रिकॉर्ड किया गया है। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन को 6 महीने पूरे हो गए हैं। इस मौके पर किसान संगठनों ने बुधवार को काला दिवस मनाया। इस खबर पर हम आएंगे कुछ ही देर में। पहले बात चक्रवाती तूफान यास की, जिसने पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं कोलकाता से वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर मणि तिवारी। यह डरावनी आवाज चक्रवाती तूफान यास की वजह से चलने वाली तेज हवाओं की ही नहीं है। यह इस तूफान के कारण पश्चिम बंगाल के तटवर्ती इलाकों में हुई भयावह बर्बादी और विनाश की गंभीर आहट है। इस तूफान ने ओडिशा में जमीन से टकराने के बाद पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को तो काफी हद तक बख्श दिया, लेकिन इसने राज्य के तटवर्ती इलाकों में करीब 4 घंटे तक जैसा तांडव मचाया, उससे उबरने में बहुत लंबा समय लगेगा। संपत्ति के नुकसान की भरपाई तो शायद हो जाएगी, लेकिन तूफान ने खासकर पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर के अलावा उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों में लाखों लोगों के मन में दहशत और आतंक की जो इबारत लिखी है उसे मिटाना शायद ही संभव हो। नुकसान का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुक्रवार को तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करेंगी। राज्य के कुछ इलाकों में तो इस तूफान ने बीते साल आए अम्फान तूफान की बर्बादी को भी बौना साबित कर दिया। तूफान के जमीन से टकराने के साथ ही बंगाल की खाड़ी में आए ज्वार और चंद्र ग्रहण के संयोग ने हालात को और भयावह बना दिया। इलाके में ज्यादातर नदियों पर बने बांध या तो टूट गए या फिर उनमें दरारें पैदा हो गईं। नतीजतन इलाके के सैकड़ों गांवों में पानी भर गया और लाखों लोग बेघर हो गए। खासकर दक्षिण 24 परगना जिले में तो जहां तक निगाहें देख सकती हैं पानी ही पानी नजर आ रहा है। सरकार ने करीब 15 लाख लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। गुरुवार को भी इलाके में भारी बारिश का पूर्वानुमान होने की वजह से सरकार ने ऐसे लोगों से फिलहाल राहत शिविरों में ही रहने को कहा है। सुबह करीब 9 बजे अचानक पानी भरने से लोगों में आतंक फैल गया और वे घरों से निकलकर जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। खासकर दक्षिण 24 परगना जिले के सुंदरबन इलाके में तो कोई ऐसी नदी नहीं बची है जिसने उफनकर आसपास के गांवों को अपनी चपेट में नहीं लिया हो। सुंदरबन के सागर और मौसमी समेत दर्जनों द्वीपों में भी तस्वीर एक जैसी है। पूर्व मेदिनीपुर जिले के समुद्र तटीय पर्यटन केंद्रों दीघा और मंदारमनी में तो समुद्र में उठने वाली 30-30 फीट ऊंची लहरों ने इन दोनों शहरों को 5 से 6 फीट पानी में डुबो दिया है। वहां समुद्र और जमीन का फर्क ही मिट गया है। पहले से उठाए गए एहतियाती उपायों की वजह से जान का तो खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन संपत्ति का जो नुकसान हुआ है उसका आकलन फिलहाल मुश्किल है। चक्रवाती तूफान यास से हुई तबाही के बारे में बता रहे थे प्रभाकर मणि तिवारी। कोरोना महामारी के बीच सर्दियों के मौसम में शुरू हुए किसान आंदोलन को लेकर गतिरोध जस का तस बना हुआ है। इसी साल 30 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से कहा था कि वे बस एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। इस दौरान कोरोना महामारी के बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की संख्या कम जरूर हुई है, लेकिन उनका दावा है कि आंदोलन जारी है।
बीबीसी संवाददाता खुशहाल लाली ने सिंघू बॉर्डर जाकर वहां मौजूद किसानों से बात की। लोग कह रहे हैं कि 26 जनवरी के बाद लोग यहाँ से चले गए, थोड़े से लोग बचे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? वो गूगल अर्थ आज हमारे हर किसी के मोबाइल पे है, वहाँ से कुंडली सिंघू की लोकेशन निकालें, सर्च करें, जूम करके देखें। यहाँ पे जो 11 किलोमीटर के अंदर जो आंदोलन है वो आपको सैटेलाइट इमेजेस की पे भी दिखाई दे जाएगा, और इससे बड़ा एविडेंस तो कोई हो नहीं सकता अपने आप के अंदर। लेकिन आज जैसे पूरे देश के अंदर महामारी जैसे हालात बने हुए हैं, तब एक जगह पे बड़ी संख्या में तादाद में लोगों का इकट्ठा होना वो अच्छा नहीं है सबके लिए। तो इस वजह से जो अभी लोग हैं वो डिसेंट अमाउंट में हैं, ना तो वो कम है ना ज़्यादा हैं। आप जो लोग कह रहे हैं कि हाँ ये आंदोलन ठंडा पड़ गया, तो मैं उनको ये जवाब दूंगा कि इस आंदोलन की वजह से बीजेपी सरकार ठंडी पड़नी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि कोरोना महामारी के कारण किसानों को आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। देखिए, मैनेज करने की बात है, जैसे गवर्नमेंट की फैसिलिटीज से ज़्यादा बढ़िया आपको यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ दिख जाएंगी। हम लोग यहाँ पे कोई शौक से नहीं बैठे हुए जैसे कोई मेले में चला जाता है, ये कोई मेला नहीं है। ये आंदोलनकारी अपनी जान हथेली पे रख के बैठे हुए हैं और मजबूरी के अंदर बैठे हुए हैं। हमारे लिए पैंडेमिक से मरना, वो बोल रहे हैं कि अगर जिंदा रहे तो आंदोलन तो फिर भी हो जाएगा। आंदोलन एक बार यहाँ से खत्म हो गया तो सरकार के पास हजारों वजह मिल जाएगी इस आंदोलन को खत्म करने के लिए। हम सर, मेरा नाम प्रिंस है जी और लुधियाना जिला पंजाब से हूँ मैं। ये बताइए कि जब आप आए थे बहुत से लोग थे, तब का हालात और अब के हालात में क्या अंतर लग रहा है? क्या अब आंदोलन ठंडा पड़ गया है? आंदोलन ना ठंडा पड़ा है सर, और ना पड़ेगा। आंदोलन के पहले घर अगर टेम्परेरी थे ना, वो अब पक्के बन गए हैं, और इससे समझ जाना चाहिए कि आंदोलन ठंडा नहीं पड़ा है, बल्कि और उसमें ताकत आई है, शक्ति आई है, और बढ़ेगा भी। और जैसे सर आज 6 महीने हो गए पूरे, और हमारे ये जो 6 महीने हमारा जो फ्यूचर है ब्राइट लग रहा है, और जो बीजेपी है उसका डार्क लग रहा है। वो अपने फ्यूचर पे ध्यान दे तो बढ़िया रहेगी, नहीं तो ख़त्म हो जाएगी। और 10-15 साल में उनको पिछले चमकने में लगे थे, और अब जाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी उनको। तो ये दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार जो इनकी बात नहीं मानती है, उनको जो है इसका खामियाजा सियासी पॉलिटिकल जो डैमेज है उसका सामना करना पड़ेगा। 6 महीने में कहां पहुंचा किसान आंदोलन, आगे क्या है रणनीति? सिंघू बॉर्डर पर किसानों से बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता खुशहाल लाली। इधर पूर्व कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा, अभी पीछे इस सरकार ने एक बात कही कि साहब इसमें तो 17 लाख करोड़ रुपया लगेगा, तो ये बात इनको पता थी। पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये बात संभव नहीं थी, व्यावहारिक नहीं थी, जैसा कि शपथ पत्र दाखिल किया बीजेपी सरकार ने 2015 में सर्वोच्च न्यायालय में, तो 2014 में उन्होंने इसका इतना प्रचार क्यों किया था कि हम स्वामीनाथन की C2 प्लस 50% को न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किएंगे, और फिर किया क्यों नहीं? और 15 में आकर एफिडेविट दे दिया, 18 में आकर 19 के चुनाव से पूर्व उसको फिर निकाला और दावा कर दिया कि हमने लागू कर दिया, जबकि वो A2 प्लस FL के लेवल पर 50% जोड़ा। तो दोनों बार पेटेंट झूठ बोला गया सरकार के द्वारा। तो अगर इसमें कठिनाई थी तो क्यों कहा, और ये क्यों दावा कर रहे हैं, ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। सोमपाल शास्त्री के इस तर्क से अलग कृषि अर्थशास्त्री विजय सरदाना का मानना है कि एमएसपी कानून बनाने के बाद किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एज्यूम कर दीजिए कि आज एमएसपी का कानून बन गया। आज की तारीख में आपके यहाँ पे सोयाबीन बिकता है 80 रुपए, अंतरराष्ट्रीय बाजार में है 44 रुपए। आप एमएसपी मैंडेटरी कर दीजिए। आपके देश में हर साल आप बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, आप हर साल 2-4-5% एमएसपी बढ़ाएंगे। जिस चीज का एमएसपी आज मान लीजिए 30 रुपए है, 5 साल बाद उसका एमएसपी 40 होगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उन चीजों के दामों में जो जितने फोरकास्ट एफएओ से आ रहे हैं, दुनिया भर से आ रहे हैं, वहां पे प्राइस राइज नहीं है। आपका हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान की इंडस्ट्री अंतरराष्ट्रीय बाजार से इंपोर्ट करेगी। आपका किसान 40 रुपए में किसको बेचेगा जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में वही चीज 20-22 रुपए होगी? आप उस पर 50% कस्टम ड्यूटी भी लगा लीजिए, आपको लैंडेड प्राइस डोमेस्टिक एमएसपी से सस्ता पड़ेगा। अब मुझे ये बताइए कि एमएसपी का कानून बन गया, आपके किसान का माल कौन खरीदेगा? दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन के नेता युद्धवीर सिंह ने कहा है कि गति भले ही कम हो, किसान आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। हम बार बार हमारे मोर्चे की तरफ से कहा जाता रहा है कि ये आर पार की लड़ाई है,
इसमें कोई किंतु परंतु या कॉमा फुल स्टॉप कुछ नहीं है। ये जाके रुकेगा, वही तीनों कानून वापस होंगे और एमएसपी पे कानून बनेगा, नहीं तो आंदोलन चलेगा। ये सरकार आज समझ ले, कल समझ ले, साल 2 साल बाद समझ ले, वो सरकार के ऊपर है, वो कब समझती है। आंदोलन जो है जब तक ये नहीं होता तब तक इसी गति से चलता रहेगा। तो जैसा कि भारतीय किसान यूनियन के नेता युद्धवीर सिंह कह रहे थे कि आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन इन सब के बीच असल सवाल अभी भी अपनी जगह बना हुआ है और वो सवाल ये है कि 6 महीने बाद भी किसान आंदोलन का कोई समाधान निकल क्यों नहीं रहा है। कार्यक्रम में अब श्रोताओं की टिप्पणियों को शामिल करेंगे। सुनील कुमार गुप्ता लिखते हैं कि वो हमें नेपाल से सुन रहे हैं। समीरुल लिखते हैं कि वो हमें सऊदी अरब से सुन रहे हैं। इसके अलावा श्रीकांत कलुस्कर हमें मुरैना मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। संजय मनसर वीरू लिखते हैं कि हमारा देश 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसके कारण हर साल चक्रवात से 2-4 होना पड़ता है। क्या इसका कारण जलवायु परिवर्तन हो सकता है? तो संजय जी, जलवायु परिवर्तन तो एक अलग मुद्दा है ही, लेकिन भारत के तटीय इलाकों में हर साल आने वाले चक्रवाती तूफानों की असल वजह उनकी भौगोलिक स्थिति ही है। हमारे एक अन्य श्रोता राजकुमार यादव लिखते हैं, क्या किसी ने भारत को दवाइयों की प्रयोगशाला तो नहीं बना लिया है? जिस तरह से दवाओं को आजमाया जा रहा है उसमें ये बात वाकई सोचने वाली है। वीरेंद्र कुमार शर्मा लिखते हैं कि लोगों में डर पैदा करने में अज्ञानता का बड़ा योगदान है। कुलदीप सिंह जाखड़ लिखते हैं कि पंजाब में कोरोना मामलों की हालत चिंताजनक है, जबकि वहां कोई चुनाव आदि नहीं हुए। सरकार के नए नियमों के खिलाफ व्हाट्सएप ने अदालत में गुहार लगाई है। व्हाट्सएप का कहना है कि सरकार के नए नियम मानना असंवैधानिक होगा और इससे यूजर्स की निजता का हनन भी होगा। bbchindi.com की खबर सुनिए पायल भुयन से। सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी के लिए आईटी नियमों के तहत भारत सरकार की नई गाइडलाइंस के खिलाफ मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने कंपनी के प्रवक्ता के हवाले से कहा है कि नई गाइडलाइंस के अनुसार व्हाट्सएप को चैट को ट्रेस करके पता लगाना होगा कि कोई संदेश सबसे पहले किसने पोस्ट किया है। व्हाट्सएप का कहना है कि लोगों की चैट को ट्रेस करने का काम न केवल असंवैधानिक है, बल्कि लोगों की निजता के अधिकार का हनन भी है। इससे पहले मंगलवार को कोर्ट में दी गई याचिका के बारे में व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने कहा, मैसेजिंग ऐप को लोगों की चैट ट्रेस करने के लिए कहना व्हाट्सएप के जरिए भेजे जाने वाली सभी संदेश के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। इससे न केवल एंड टू एंड एन्क्रिप्शन देने का वादा टूट जाएगा, बल्कि लोगों के निजता के अधिकार का उल्लंघन भी है। व्हाट्सएप का कहना है कि हम अपने यूजर्स के निजता के अधिकार को लेकर दुनिया भर में जानकारों और स्वयंसेवी संगठनों के साथ लगातार चर्चाएं करते हैं। साथ ही इस मामले में लोगों की सुरक्षा को लेकर व्यावहारिक कदमों पर भारत सरकार से भी बात करते रहते हैं। व्हाट्सएप ने कहा है कि लोगों के चैट ट्रेस करने के काम को लेकर नए आईटी नियम न मानने पर आपराधिक मामले का खतरा भी है। ध्यान देने वाली बात है कि भारत सरकार की ये नई गाइडलाइंस ऐसे वक्त में आई हैं जब नए आईटी नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों से लोगों के पोस्ट को लेकर अधिक सतर्कता बरतने को कहा गया है। साथ ही भारत के लिए चीफ कंप्लायंस अधिकारी, नोडल कॉन्ट्रैक्ट पर्सन और रेसिडेंट ग्रीवांस अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा है। भारत सरकार ने इसी साल इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जारी किया था और कहा था कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी बड़ी कंपनियों को 25 मई तक इन नियमों को लागू करना होगा। और अब साप्ताहिक अंक दुनिया जहान। दुनिया जहान के प्रोड्यूसर हैं वात्सल्य राय और प्रस्तुत करता तो आप जानते ही हैं। स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। वो तारीख थी 24 नवंबर 2017। दिन था शुक्रवार, ब्लैक फ्राइडे।
लंदन की दुकानों का बिग डिस्काउंट डे, यानी ग्राहकों को बड़ी छूट दी जा रही थी। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर साल की सबसे ज्यादा भीड़ थी। अचानक दोपहर बाद पास के ऑक्सफोर्ड सर्कस स्टेशन पर भगदड़ मच गई। सैकड़ों महिला, पुरुष और बच्चे जान बचाने के लिए भागते दिखे। शॉपिंग बैग पकड़े चीखते चिल्लाते लोग। कुछ ने पुलिस को फोन किया और दावा किया कि उन्होंने गोली की आवाज सुनी है। मौके पर आई पुलिस का आतंकवाद रोधी अभियान 1 घंटे में ही खत्म हो गया। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, न कोई आतंकवादी, न कोई पीड़ित, न ही कोई बंदूक और न ही कोई गोली। बाद में अधिकारियों ने कहा कि उन्हें लगता है कि स्टेशन पर 2 लोगों के बीच बहस हुई और इसे लेकर ही अफरा तफरी की स्थिति बन गई। कुछ ही महीने पहले 2 आतंकवादी हमले हुए थे। शहर के डरे लोगों ने इस बार अफवाह को ही सच समझ लिया। इस घटना के बाद एक गंभीर सवाल सबके सामने था। आखिरकार वो क्या बात है जो हमें डरा देती है, और क्या ये एक ऐसी भावना है जिस पर हमें काबू पाना आना चाहिए, और हमें किस हद तक डरना चाहिए? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ विशेषज्ञों से बात की। पार्ट 1, लड़ो या फिर भागो। When I did the CN Tower Edge Walk, which is in Toronto, it's the जब मैंने टोरंटो के CN टावर पर एक एज वॉक किया। ये पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची इमारत है। आप इसकी 117वीं मंजिल के छज्जे पर वॉक कर सकते हैं। वहाँ मैं पथरासी गई। मेरे अंदर से आवाज आ रही थी कि मैं गलत जगह पर हूँ, मुझे अंदर चले जाना चाहिए। ये है हमारी पहली एक्सपर्ट मार्गी कर। वो अमेरिका में रहती हैं। मार्गी समाजशास्त्री और लेखिका हैं। उन्होंने डर को लेकर एक किताब लिखी है जिसका नाम है स्क्रीम। मार्गी CN टावर वॉक के अनुभव को याद करती हुई बताती हैं कि तब वहां मौजूद रहे लोगों से बात करके उनकी स्थिति बेहतर हुई। उन्हें यह भरोसा हुआ कि वो नीचे नहीं गिर सकती हैं। वो बताती हैं कि उनके डर की वजह थी दिमाग की हलचल। It's anything that's going to carry a signal of threat. कहीं से भी खतरे का सिग्नल आता है तो दिमाग उसे प्राथमिकता देता है और ये दोबारा से तय करता है कि हमारी ऊर्जा कहाँ जाएगी ताकि हम खुद को बचने के लिए तैयार कर सकें। कई लोग इस स्थिति को फाइट या फ्लाइट कहते हैं, यानी या तो खतरे से भिड़ो और या फिर भाग निकलो। ये एक तरह की आपातकालीन प्रतिक्रिया होती है। शरीर खतरे को लेकर हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है। मार्गीकर कहती हैं कि डर एक ऐसी संवेदना है जो काफी शक्तिशाली है और काम की भी है। It's kept us alive. It really has allowed us to. डर हमें जीवित रहने का रास्ता दिखाता है। ये हमें खुद को हालत के मुताबिक ढलने और बचकर निकलने का रास्ता देता है। हालांकि हम सही ये तय नहीं कर पाते कि खतरे की वजह क्या है। तब सारी ऊर्जा हमारे जिस्म में होती है और दिमाग से हम तर्क संगत तरह से सोच नहीं पाते। मार्गी कहती हैं कि तकनीक ने हमारी दिक्कत बढ़ा दी है। Now we are shown images and we hear जो तस्वीरें डरा सकती हैं, आज हम उन्हें लाइव देखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज और सोशल मीडिया के दौर में ये लगता है कि ऐसा बहुत कुछ है जिससे डरना चाहिए। किसी विमान हादसे के वक्त सीधी तस्वीरें देखते हुए और मौके पर मौजूद रिपोर्टरों को सुनते हुए लगता है कि हम वहीं पर हैं। मार्गी कहती हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं तो इसका असर आपकी तंदुरुस्ती पर हो सकता है। तो डर हमारे फायदे में है और ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये हमें खतरे से बाहर आने में मदद करता है तो बेवजह तनाव भी दे सकता है और हमें मानसिक रूप से बीमार बना सकता है। पार्ट 2, क्या डर बिकता है? We are just constantly surrounded by what I call a culture of fear. हम लगातार डर से घिरे रहते हैं, जिसे मैं कल्चर ऑफ फियर कहता हूं। ये हैं हमारे दूसरे एक्सपर्ट बैरी ग्लासनर। वो समाजशास्त्र के प्रोफेसर और लेखक हैं। ग्लासनर कहते हैं कि हम पर डराने वाले संदेशों की लगातार बरसात होती है। ये उन लोगों के फायदे में होता है जो हमें डराना चाहते हैं। बैरी ग्लासनर के मुताबिक डर एक उत्प्रेरक है।
अगर हम डरेंगे तो कोई ना कोई प्रतिक्रिया भी देंगे। जो लोग आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए ये बात एक तोहफे की तरह है। Politicians make use of fears. नेता चुनाव जीतने के लिए डर का इस्तेमाल करते हैं। अगर वोटरों का ध्यान खींचने के लिए कुछ ही सेकंड का वक्त हो, तब कुछ ऐसा कहना जिससे उन्हें डर लगे, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। हालिया राजनीति में इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद डोनाल्ड ट्रंप है। वो डर का कारोबार करने वाले सबसे बड़े राजनेता रहे हैं। When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs. ट्रंप ने ये बात राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कही थी। वो कह रहे थे कि जब मैक्सिको अपने लोगों को अमेरिका भेजता है तो वो सबसे उम्दा लोगों को नहीं भेजते हैं। जो लोग आते हैं वो ड्रग्स लाते हैं, वो अपराध करते हैं, उनमें से कुछ रेपिस्ट होते हैं। मेरा अनुमान है कि उनमें से कुछ अच्छे लोग भी होते होंगे। बैरी ग्लासनर कहते हैं कि नेता हमें जिस बात से डराते हैं बाद में उसी का समाधान पेश करते हैं। You better vote for me, otherwise you're not going to be protected. वो कहते हैं कि अच्छा होगा कि आप मुझे वोट दें, नहीं तो आपको सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। अमेरिका में कई दशकों से अपराध कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी नेताओं के सुर नहीं बदले हैं। रिपब्लिकन पार्टी के नेता न्यूट गिंगरिच ने कुछ वक्त पहले CNN के साथ इंटरव्यू में चौंकाने वाला दावा किया। The average American, I will bet you this morning, does not think crime is down, does not think. गिंगरिच कह रहे थे कि वो शर्त लगाकर कह सकते हैं कि अमेरिका में औसतन लोग ये नहीं मानते कि अपराध कम हुए हैं और वो सुरक्षित हैं। CNN की पत्रकार ने उन्हें बार बार टोका और सही तथ्य बताए। रिपोर्टर की सराहना हुई क्योंकि आमतौर पर मीडिया खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। नेताओं की तरह पत्रकार भी जानते हैं कि जो खबरें डराती हैं उन्हें ज्यादा लोग देखते हैं। Fox News alert reports of 5 police officers shot tonight in Houston, Texas. At least 2 people were killed in a 55-car pileup. वो ये भी कहते हैं कि हमें डराकर पैसे भी बनाए जाते हैं। Marketers use fear quite a bit. बाजार भी काफी हद तक डर का इस्तेमाल करता है। संदेश यही होता है कि फलां डरावनी घटना हो सकती है और अगर आप हमारा बनाया सामान खरीदते हैं तो सुरक्षित महसूस करेंगे। सिर्फ कंपनियां ही नहीं, चैरिटी संस्थान भी जानते हैं कि डर बिकता है। I am the fire that leaves you homeless. A heart attack in aisle 6. पैसे जुटाने के लिए बनाए गए इस विज्ञापन का संदेश है कि संकट किसी के भी सामने आ सकता है। I am the boiled sweet stuck in your child's throat. बैरी ग्लासनर कहते हैं कि हमें संगठित रूप से डराया जा रहा है। ऐसे डर का असर समाज पर होता है। डरे हुए लोग या तो वोट नहीं देंगे या फिर अपने डर के मुताबिक वोट देंगे। लगातार डरते हुए ये पता करने में मुश्किल होती है कि हमें सही में किस बात से डरना चाहिए और किससे नहीं। पार्ट 3, क्यों होती है घबराहट? I'm very afraid of ticks and mosquitoes. मुझे कीड़ों और मच्छरों से बहुत डर लगता है। इस डर की वजह से ही मैं कैंप में नहीं रह पाती हूँ। ये है हमारी तीसरी एक्सपर्ट सुल्तान बाली। वो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। सुल्तान बाली कहती हैं कि डर हमारी सोच को प्रभावित करता है और इसके नतीजे नुकसानदेह हो सकते हैं। उन्होंने साल 2014 में अफ्रीका में फैल रहे इबोला वायरस का अध्ययन किया है। Taking in the latest warnings, one of the deadliest viruses known to man has reached their capital city. सियरा लियोन और लाइबेरिया में इबोला के कई मामले मिले। ये बीमारी इटली, माली, सेनेगल, स्पेन, ब्रिटेन और अमेरिका तक में फैली। 28,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। इनमें से 11,000 से ज्यादा की मौत हो गई। The early symptoms of the disease, fever, weakness, muscle pain, headache, and sore throat are often mistaken for the flu, malaria, typhoid fever or... सुल्तान बाली कहती है कि डर की वजह से ही इबोला महामारी की स्थिति खराब हुई। लेकिन किसी भी महामारी के दौरान जब लोग डराते हैं तो घबराहट की स्थिति बन सकती है और इससे बीमारी ज्यादा फैलने लगती है। You had multiple instances where you had... इस तरह की कई घटनाएं सामने आईं जब इबोला के मरीज एक से दूसरी जगह भागने लगे और फिर महामारी के छोटे छोटे केंद्र सामने आने लगे। सुल्तान बाली बताती हैं कि नाइजीरिया में महामारी की शुरुआत लाइबेरिया के एक राजनयिक के जरिए हुई। उनकी बहन की इबोला से मौत हुई थी और तब वो क्वारंटीन में थे। कुछ वक्त बाद वो वहां से बचकर निकले और दूसरे देश पहुंच गए।
he decided to go to Nigeria anyways to seek healthcare. उन्होंने नाइजीरिया जाने का फैसला बेहतर इलाज के लिए तो किया ही, साथ में उन्होंने ये अफवाह भी सुनी थी कि एक पादरी पवित्र पानी के जरिए इबोला का इलाज कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान आपने भी कई कथित तांत्रिक और पीर फकीरों के ऐसे दावों के बारे में सुना होगा। बहरहाल नाइजीरिया पहुंचते ही ये शख्स एयरपोर्ट पे गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। उनका इलाज करने वाले अस्पताल के कई स्टाफ चपेट में आ गए और उस अस्पताल को एक दुर्भाग्यपूर्ण नाम मिल गया, इबोला अस्पताल। There were actually more deaths due to malaria. हकीकत ये थी कि वहाँ इबोला के मुकाबले ज्यादा मौतें मलेरिया, HIV या फिर प्रसव के दौरान हो रही थी। अगर इलाज मिलता तो इन मौतों को रोका जा सकता था, लेकिन डर की वजह से लोग अस्पताल ही नहीं जा रहे थे। इबोला हो या फिर कोविड-19, दोनों ही बीमारियों के दौरान ये दिखा कि जब हम किसी डर का सामना करते हैं तब हमारी सोच स्पष्ट नहीं रहती, घबराहट हावी हो जाती है और स्थितियां ज्यादा खराब हो जाती हैं। जैसा हाल में अस्पतालों में जगह पाने और ऑक्सीजन हासिल करने की कोशिश के दौरान दिखा। पार्ट 4, डर छूमंतर। I'm not very keen on it, to be honest, especially when the wings flap up and down. मैं विमान यात्रा को लेकर बहुत उत्सुक नहीं रहता, लेकिन जब भी ऐसा मौका आता है तो मैं शांत रहने की कोशिश करता हूं और खुद को बताता हूं कि जो आंकड़े खतरे की घंटी बजा रहे हैं वो काफी हद तक सुरक्षित हैं। ये हैं हमारे चौथे एक्सपर्ट सर डेविड स्पीगल हॉल्टर। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। सर डेविड कहते हैं कि उनकी तरह दूसरे लोग भी आंकड़ों के जरिए डर को आईना दिखा सकते हैं। Of course, we can't be completely cold, rational, calculating. रिसर्च बताती है कि हम दो तरीके से सोचते हैं। एक तरीका भावनात्मक है और दूसरा व्यवस्थित और धीमा है। मेरी सोच ये है कि भावनाओं और चिंता में उलझने के बजाय हमें वास्तविक जटिलता पर बेहतर पकड़ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपनी बेचैनी दूर करने के लिए ऐसा करना चाहिए, खासकर उन बातों के लिए जिन पर हमें फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। जोखिम को माइक्रो मोड में भी नापा जाता है। खतरे का सबसे कम स्तर होता है जब कुछ करते वक्त 10 लाख बार में से मरने का खतरा सिर्फ एक बार हो। माइक्रो मोड में नापे तो स्कूबा डाइविंग करते वक्त खतरे का स्तर 5 होता है, यानी डाइविंग के दौरान 10 लाख में से औसतन 5 लोगों की मौत हो जाती है। विमान से पैराशूट के सहारे कूदने में 10 माइक्रो मोड का खतरा है, यानी 10 लाख में से औसतन 10 लोगों की मौत का खतरा होता है। ऐसे में स्कूबा डाइविंग के मुकाबले पैराशूट से कूदना ज्यादा जोखिम भरा है। सर डेविड भी ऐसे ही तुलना करते हैं। Motorcycling is the most dangerous, really. 7 miles. ब्रिटेन में मोटरसाइकिल की सवारी में सबसे ज्यादा खतरा है। माइक्रो मोड के हिसाब से आप 7 मील तक जा सकते हैं। साइकिल चलाते हुए या फिर पैदल चलते हुए आप 18 से 20 मील तक जा सकते हैं। कार ड्राइविंग का माइक्रो मोड रिस्क 300 मील है। अगर आप एक व्यावसायिक उड़ान की बात करें तो ये 10,000 मील तक सुरक्षित है। माइक्रो मोड में नापे तो ब्रिटेन में विमान से यात्रा आवागमन का सबसे सुरक्षित तरीका है। सर डेविड कहते हैं कि पूरी दुनिया में जिंदगी पहले के मुकाबले काफी सुरक्षित हो गई है। In fact, life is getting safer all the time. जिंदगी लगातार सुरक्षित हो रही है। पहले ट्रैफिक की वजह से हर साल सड़क पर 1000 बच्चों की मौत हो जाती थी। ब्रिटेन में ये संख्या घटकर सालाना 50 हो गई है। ये भी दुखद है, लेकिन जिंदगी के हर मोर्चे पर हम सुरक्षित हुए हैं। लेकिन हमारा डर बरकरार है। सर डेविड कहते हैं कि हमें सोचना चाहिए कि वास्तविक जोखिम क्या है और हम कितने खतरे में हैं। जब भी ऐसा लगे कि हम डर से घिरे हुए हैं, तब उबरने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम सवाल करें, तर्क संगत बात करें। तमाम ताकतें हमें डराने में जुटी हैं। अगर हम अपने डर का मुकाबला नहीं करेंगे तो हमारे अलग थलग पड़ जाने का खतरा बढ़ जाएगा और अपने डर के साथ हम सिर्फ दूसरों को फायदा पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ ही दिन भर को यहीं देंगे विराम। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। संदीप सोनी को अब दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।